नैना मन ही मन में बड़बड़ाते हुए। क्या मैं पागल हूँ? क्या निधि जैसी कोई लड़की असल में है ही नहीं? ये सब मेरा वहम है। क्या मेरी इसी पागल और बचकानी हरकतों की वजह से पुराने परिवारों ने मुझे छोड़ दिया है? नैना अपने मन में ये सवाल कर ही रही थी कि तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। दरवाजे पर निधि खड़ी मुस्कुरा रही थी। निधि, तुम? मेरी बहन मर्फी आंटी है ना? वो मुझे पागल साबित करना चाहती है। वो कहती है तुम असल में हो ही नहीं, जबकि तुम हो। सच कहना, कहीं ये मेरा वहम या ये पागलपन तो नहीं है ना? सच बोलो। निधि की आंखों में आंसू होते हैं और वो बिना कोई जवाब दिए सीधा चलने लगती है और वो बेसमेंट के पास जाकर गायब हो जाती है। नैना बेसमेंट में पहुंच चुकी थी। तभी उसे भूरे बालों वाली और चेहरे पर बहुत झुर्रियां वाली औरत दिखती है, जो ठीक से देखने पर पता चलता है कि ये तो मिस मर्फी ही है। नैना को दिखता है कि मर्फी असल में कोई इंसान नहीं, बल्कि एक नरभक्षिणी डायन है। तभी वो प्लास्टिक के थैले में से एक लाश को बाहर निकालती है। ऊपर बल्ब लटक रहा होता है, जिसकी रोशनी में नैना को साफ दिखता है कि वो लाश किसी और की नहीं, बल्कि निधि की थी। नैना अंदर से कांप उठती है और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे बहुत डर लग रहा था और रोना भी आ रहा था, लेकिन अगर मर्फी उसे अभी इसी वक्त देख लेगी तो जाहिर है वो उसे भी मार देगी। नैना दबे पांव अपने कमरे में आती है और दरवाजा कसकर बंद करके रोने लगती है। अब तो वो और भी ज्यादा डरी और कंफ्यूज्ड थी। कुछ समय बाद वो नॉर्मल होती है तो वो ये सोचती है कि असल में पूरा मामला है क्या। असल में अभी उसने निधि की लाश को देखा, जबकि कुछ देर पहले ही वो निधि के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मर्फी ने निधि का कत्ल कर दिया और अपने कातिल के कैरेक्टर को छिपाने के लिए निधि को अदृश्य साबित करने का ढोंग कर रही है। लेकिन अगर ऐसा है भी तो निधि उसे कैसे दिखाई दे रही है, जबकि वो तो मर चुकी है। उसका सिर ये सब सोच सोच कर फटा जा रहा था। तभी उसने अपनी बगल में निधि को बैठा देखा, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई। दीदी, तुम डरो मत। ये सच है कि मैं मर चुकी हूँ और मेरा अब कोई वजूद नहीं है, लेकिन मेरी कातिल वो चुड़ैल मर्फी ही है। ठीक पिछले हफ्ते के शनिवार की रात को जब तुम बार्बर अंकल के साथ मेला देखने गई थी ना, तब मैं गलती से मर्फी आंटी के रूम में दाखिल हो गई थी। जहाँ जाने को वो सख्त मना करती थी। मर्फी आंटी के कमरे में उनकी असलियत थी, जैसे भूत के कॉस्ट्यूम, बड़े नाखून, सफेद बाल और खून की बोतल। धौलपुर गांव के स्टेशन पर बिल्कुल सन्नाटा होता है। वहां पर एक भी व्यक्ति नहीं होता है। तेज हवाएं चल रही होती है और बिजली कड़क रही होती है। अभी रात के सिर्फ 11:30 बजे है, लेकिन गांव में ऐसा सन्नाटा है मानो जैसे यहाँ कोई नहीं रहता। यहाँ कोई ऑटो रिक्शा भी नहीं मिलने वाला। हमें यहाँ से पैदल ही घर की ओर जाना पड़ेगा। हाँ, जल्दी करो, मौसम खराब हो रहा है, नहीं तो हम बारिश में फंस जाएंगे। तीनों पैदल ही घर की ओर बढ़ने लगते हैं। चारों तरफ घनघोर अंधेरा होता है। जोरों से आंधी चल रही होती है और बिजली कड़क रही होती है। तभी रोड के किनारे
उन्हें टैक्सी वाला मिलता है जो अपनी टैक्सी में सो रहा था। मैं इस टैक्सी वाले से बात करता हूं। अमित टैक्सी वाले के पास जाकर उसे उठाता है। ओ भैया, अरे ओ टैक्सी वाले भैया, हमें धौलपुर गांव जाना है। लगता है आप लोग इस गांव में नए आए हो। आपको नहीं पता, आज अमावस की काली रात है। आज की रात इस गांव में एक भी इंसान अपने घर से बाहर नहीं निकलता। आज मौत का खतरा होता है। व्हाट रबिश! पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। ये टैक्सी वाला ना ज्यादा पैसे लेने के लिए हमें डरा रहा है। ठीक है, तुम्हें यहाँ से कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो पैसे, हमें बस अपनी टैक्सी एक रात के लिए दे दो। कल सुबह इस एड्रेस पर आकर तुम अपनी टैक्सी लेकर जाना। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक मुफ्त की सलाह दूंगा। गांव के उत्तर दिशा में जो कुआं है उसके पास भूल कर भी मत जाइएगा। और अगर कोई आपको पीछे से आवाज दे तो पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखिएगा। अमित अपना सारा सामान टैक्सी में रखकर खुद टैक्सी ड्राइव करके घर की ओर निकल जाता है। मुझे यहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता पता है। उस रास्ते से हम जल्दी ही घर पहुँच जाएंगे, लेकिन वो रास्ता गांव के कुएं से होकर गुजरता है। क्या यार, तुम भी इन सब बातों में विश्वास करने लगी? नहीं, ये सब टैक्सी वाला हमें डराने के लिए बोल रहा था। अमित सरिता के बताए गए रास्ते पर गाड़ी मोड़ देता है। जैसे ही उनकी गाड़ी गांव के कुएं के पास पहुंचती है, गाड़ी के नीचे एक पत्थर आ जाता है और गाड़ी कुएं से जाकर टकरा जाती है। उस कुएं के अंदर का पानी जोर जोर से हिचकोले खाने लगता है, मानो जैसे कुएं में लहर आ गई हो। तुम सब ठीक तो हो? शायद पहिए के नीचे कोई पत्थर आ गया था। मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ कोई खड़ा हो। तभी सरिता की नजर कुएं के पास खड़े अपने बचपन के दोस्त रामानंद पर जाती है। अरे रामानंद, कैसे हो तुम? तुम तो बिल्कुल नहीं बदले। और ये गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? और तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? अमावस की काली रात, ये रात मौत की रात होती है। आज कोई नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएंगे। सरिता को रामानंद की बात बहुत अजीब लगती है। वो दोनों वहां से अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं और थोड़ी ही देर में अपने घर पहुंच जाते हैं। ओम त्र्यंबकम यजमाहि सुगंधित पुष्टिवर्धनम। हे चुड़ैल, मुझे पता है तू यहीं कहीं है। मुझे तेरे होने का आभास हो रहा है। छुपने का कोई फायदा नहीं होगा। मेरे सामने आ, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। ले, आ गई मैं। चला जा यहाँ से। चुपचाप यहाँ सामने बैठ जा। मैं नहीं बैठूंगी। तुझे जो करना है कर। बैठी हूँ ना। ओम त्र्यंबकम यजमाहि सुगंधित पुष्टिवर्धनम। ओम त्र्यंबकम यजमाहि सुगंधित पुष्टिवर्धनम। ये जाप बंद कर तांत्रिक। ये जाप बंद कर। तो इन गांव वालों को परेशान क्यों कर रही है? छोड़ दे इस गांव को। तांत्रिक, तू मेरे और गांव वालों के बीच मत आ, वरना तू भी मारा जाएगा। ओम त्र्यंबकम यजमाहि सुगंधित पुष्टिवर्धनम। ओम त्र्यंबकम यजमाहि सुगंधित पुष्टिवर्धनम। बंद कर। चुड़ैल अपनी शक्ति से तांत्रिक को यहाँ वहां पटक रही थी। तांत्रिक मंत्रों का जाप और जोर जोर से करने लगे।
चुड़ैल अपने हाथ पैर पटकने लगी और सिंदूर को हवा में उड़ाने लगी। महाकाली के आदेश से मैं तुझे वश में करता हूँ। ये तूने अच्छा नहीं किया तांत्रिक। अब से तू मेरे वश में रहेगी। मैं इस गांव को श्राप देती हूँ। मैं वापस आऊंगी दुल्हन बनकर और इस गांव को बर्बाद कर दूंगी। कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। कुछ दिन बाद गांव वाले चुड़ैल को भूल गए और उसके श्राप को भी। जय नाम का एक युवक अपनी पढ़ाई पूरी करके 6 साल बाद गांव वापस आ रहा था। सारे परिवार वाले बहुत खुश थे। अरे भाई जल्दी चलो, ट्रेन आ गई होगी। चलो चलो, मैं तो कब से तैयार होके बैठी हूँ। पर जब वो लोग स्टेशन पहुंचे तो जय के साथ एक लड़की थी। पिताजी, ये मेरी पत्नी है राखी। तूने शादी कब की? 3 महीने हो गए। सब कुछ बहुत जल्दी हो गया पिताजी। सोचा आप दोनों को मिलके बताऊं। मुझे पता है आप नाराज होंगे, पर मेरी बात सुनकर फैसला लीजिए। बातें बातें बाद में करेंगे। वाह, कितनी प्यारी बहू है। अब घर चलो, सारी बातें घर जाकर ही करेंगे। चलो। जय के पिताजी नाराज थे, पर माँ खुश थी। माँ, मुझे पता है मैंने अच्छा नहीं किया बिना बताए शादी करके, पर एक बार पिताजी मेरी बात सुन ले तो वो मेरी सिचुएशन समझ जाएंगे। ये बात नहीं है जय, तेरे पिताजी किसी और चीज से परेशान है। वही पुरानी बात। कौन सी पुरानी बात माँ? वही चुड़ैल का श्राप कि वो वापस लौटेगी दुल्हन बनकर। ऐसा कुछ नहीं होगा पिताजी। वो ढोंगी बाबा बस गांव वालों से पैसा ऐंठने के लिए झूठ बोल रहा था।